खबरें तफसील से। दिल्ली में वजारत दाखिला की आला सतही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के हालात पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और इंटेलिजेंस चीफ अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद हैं। इनके अलावा आला अफसरान भी मीटिंग में शामिल हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात पर यह आला सतही मीटिंग चल रही है। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी कश्मीर में कि सयाह अपने अपने मकामात वापस लौट जाएं, और अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया था। कई बेस कैंप खाली करवा दिए गए थे। इस वक्त वादी में सन्नाटा पसरा है। लोग अभी भी वापस अपने अपने मकामात लौट रहे हैं, और इस पूरे मामले पर जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, इस पर आला सतही मीटिंग जो है चल रही है, जिसमें तमाम बड़े अफसरान मौजूद हैं। इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद है और खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद है। शैलेंद्र बांगू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कितनी अहमियत रखती है मीटिंग, जिस तरह से मौजूदा हालात कश्मीर में हैं और खुद वजारत दाखिला की आला सतह मीटिंग जो है इस वक्त चल रही है? क्या कुछ देखने सुनने को मिल रहा है कश्मीर के हालात पर? देखिए जिलानी, जाहिर तौर पर ये एक काफी अहम बैठक है, और ये बैठक तब हो रही है जबकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी करके सभी अमरनाथ यात्रियों से और टूरिस्ट से कहा गया था कि वो अपने ट्रैवल प्लान को कर्टेल करके जल्दी से जल्द अपने घरों की तरफ लौटें। उसके बाद कुछ ऐसी भी चर्चा थी कि मछल यात्रा को भी रोक दिया गया है। हालांकि इन हालातों के बीच में वहां क्या असेसमेंट होना चाहिए, वहां पे क्या असेसमेंट हो रहा है, उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग अभी पार्लियामेंट में चल रही है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, एनएस अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी राजीव गौबा समेत जो बाकी अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल है। माना जा रहा है कि कश्मीर के हालात को देखते हुए मीटिंग बुलाई गई है, और वो भी तब जबकि ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कल सुबह 9:30 बजे एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर। तो उस बैठक में भी माना जा रहा है कि वो भी काफी अहम बैठक होगी, इसमें भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि जो भी अभी हालात कश्मीर में है उसको लेकर सेंटर की तरफ से ये साफ कहा गया है कि इसमें रूमर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं फैलना चाहिए, और जो सही इंफॉर्मेशन है जो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे में जो लगातार एक कैंपेन चल रहा है वहां पर इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, उससे बचने की जरूरत है। तो ऐसे में जो भी फैसला होगा, और गवर्नर जो जेएंडके उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि जो भी पार्लियामेंट अभी सेशन में है, तो ऐसे कोई भी जो कदम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो चोरी छिपे नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन में है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आज एक बैठक बुलाई है करीब 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। उसमें भी माना जा रहा है कि कश्मीर के हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो बैठक कर सकते हैं। जी, ये दोनों तरफ जिस तरह से बैठक हो रही है, यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठक चल रही है, वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद मौजूद हैं, बड़े बड़े अफसरान जो है कश्मीर के हालात पर बातचीत कर रहे हैं। इधर जैसा कि आप हवाला दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी बैठक होने वाली है 3:30 बजे के करीब। लेकिन कश्मीर में जिस तरह की बातें हो रही थी कि 35A की 370 को लेकर की बातें हो रही, इस तरह की जो है, जैसा कि आपने भी कहा और कल जो है सत्यपाल मलिक ने भी कह दिया कि आज तक की जो मेरी जानकारी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यह साफ कर दिया था गवर्नर ने। ठीक है, मरकजी सरकार से कुछ कश्मीर के लीडरों ने भी मुलाकात की, जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला, इन्होंने मुलाकात की थी। जब ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, तो कश्मीर में इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखिए, ये साफ कह दिया गया था उसी ऑर्डर में कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में एक थ्रेट है, एक आतंकियों की तरफ से एक चैलेंज है कि वो निशाना बना सकते हैं न सिर्फ अमरनाथ यात्रियों को बल्कि टूरिस्ट को भी। इसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी साइड से जिस तरह के हमले पहले भी होते आए हैं, ऐसे 5 बैट अटेम्प्ट्स को फॉइल किया गया है पिछले कुछ दिनों में, और कल ही एक और ऑपरेशन में 5 से 7 जो बैट जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर जो कमांडोज हैं, वो उसमें मारे गए हैं, और उनकी बॉडीज अब तक वापस नहीं ली है पाकिस्तान ने। हालांकि इंडियन आर्मी के सोर्सेज के हवाले से खबर थी कि इंडियन आर्मी ने उनको ऑफर दिया है कि आप एक फ्लैग मीटिंग करके उनकी बॉडीज लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में माना जा रहा था कि अमरनाथ यात्रा एक प्राइम टारगेट हो सकता था
टेररिस्ट का, तो ऐसे में वहां पर टेररिस्ट इस तरह के हमले को अंजाम ना दे पाए, इसीलिए पिलग्रिम्स को कहा गया कि आप अपनी यात्रा कर्टेल करके वापस घरों की तरफ लौटे। लेकिन इसको जोड़ के जो देखा जा रहा है 35 से 370 से तमाम सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई फैक्चुअल पोजीशन अभी तक नहीं है सरकार की तरफ से। और सरकार ने क्लियर कर दिया था, होम मिनिस्ट्री सोर्सेज की तरफ से भी कहा गया था कि घाटी के जो हालात हैं, जो एक थ्रेट है टेररिस्ट की तरफ से, उसको देखते हुए ये फैसले लिए गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि शैलेंद्र ने कहा कि बहुत जो है संजीदगी से इस वक्त मीटिंग चल रही है वजारत दाखिला की, सिक्योरिटी के हवाले से ही तमाम मामला देखे जा रहे हैं और जिसकी वजह से एक थ्रेट मिला था, एक तरह से जिस तरह की बातें हो रही थी दहशतगर्दी को लेकर निशाना बनाए जा सकते थे सयाह और अमरनाथ यात्री, उनको महफूज करने के लिए, उनको सेव करने के लिए इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जिस तरह के शैलेंद्र ने कहा कि 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान में मीटिंग करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रियों और सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर महकमे दाखिला की एडवाइजरी के बाद वादी के लोग फिक्रमंद है। वादी कश्मीर में आज भी तजब्जुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों में खौफ का माहौल है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मामूल से कम नजर आ रही है। इसी दौरान साबिक IAS अफसर शाह फैसल ने ट्वीट किया है कि सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा और कश्मीर का झंडा लहरा रहा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक से बात करते हैं। और सनम तसद्दुक, जिस तरह से बातें हो रही है झंडे को लेकर जो अफवाह फैल रही है, और शाह फैसल ने भी कहा कि झंडा लहरा रहा है, परचम जो रियासत का है वो भी साथ में देखा जा सकता है, क्या किस तरह की अफवाहें हैं, क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में, वादी में? जी बिल्कुल जनरल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पिछले कई दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है, कुछ जो यहाँ पे सियासी जमातें भी जो लोगों को डराने का काम कर रही है और यहाँ पे 35 से और 370 को हटाने को लेके जो कयास आ रहे हैं लगाई जा रही है और लोगों में काफ़ी जो डर है इस चीज़ को लेके। और वहीं आज सुबह ये खबर आई कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट जो हमारा कौमी परचम के साथ साथ जो स्टेट फ्लैग लहराता है वो वहाँ से गायब है। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो कैमरा सेक्रेटेरिएट की ओर करे और आपको भी दिखाए कि जो हमारा स्टेट फ्लैग है वो बिल्कुल कौमी परचम के बिल्कुल साथ में उसी शान से लहरा रहा है जिससे वो अभी तक लहराता रहा है। और वही यहाँ के सोशल मीडिया के कई ग्रुप्स पे ये खबर सुबह गश्त करने लगी थी। जैसे मैंने कहा कि पिछले दिनों से यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म है, डर का जो माहौल है वो गर्म किया गया है। और वहीं आज सुबह ये एक खबर आई थी कि यहाँ जो स्टेट फ्लैग है उसको डाउन कर दिया गया है सिविल सेक्रेटेरिएट से। लेकिन यहाँ पे आप जैसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कौमी परचम के साथ साथ स्टेट फ्लैग जो है वो बिल्कुल वहाँ पे लहरा रहा है और किसी ने भी इसको नहीं उतारा है। जी सनम, जिस तरह से शाह फैसल ने भी ट्वीट किया, कहा पॉलिटिकल लीडर्स को भी इसमें सामने आना चाहिए, जिसमें शाह फैसल ने कहा कि वो सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़े हैं, झंडा जो है रियासत का है वो भी है और परचम भी है, दोनों चीजें लहरा रही हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल सिक्योरिटी के मामले को लेकर सरकार संजीदगी से तमाम मामलात को देख रही है और दिल्ली में जिस तरह से मीटिंग भी चल रही है, आला सतही मीटिंग चल रही है, बावजूद ये तमाम चीजों को देखते हुए, हालांकि गवर्नर ने यह भी क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, 35 से 370 वाला मामला ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ, ये सामने उनकी बात नहीं आई है। जब गवर्नर ने साफ कर दिया तो इस तरह की अफवाहें फैलाई क्यों जा रही हैं? क्या लोगों को लाहक लग रहा है कि ये चीजें हो सकती है? हालांकि सरकार कह रही है कि कोई ऐसी चीज छुपी नहीं है, जो भी करेगी सरकार सामने रखकर बात करेगी और वक्त आने पर सारी चीजें सामने आएंगी। फिर ये अफवाहें फैलाने वाले हैं कौन? देखिए जिलानी साहब, जो बात अगर हम करें जहाँ पे जो पिछले कई दिनों से जो महबूबा मुफ्ती का पिछले संडे के दिन जो फाउंडेशन डे है उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर हमारे तशक्कुस के साथ छेड़खानी की गई, आर्टिकल 370 के साथ छेड़खानी की गई, वो बारूद के साथ खेलने वाली बात होगी। और वहीं उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी ये खदशा जाहिर करते रहे कि दिल्ली शायद जो पीछे से इस जो आर्टिकल को हटाने का मंसूबा बना रहे हैं। और उसके बाद अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है और लोग डरे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कल शाम को जो गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान आया, उन्होंने भी उसमें एम्बिग्यूटी रखी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज के दिन तक जो है वो
कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कल का मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ से जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, उनका ये कहना है कि अगर मरकजी सरकार ये अपना मौक़िफ़ साफ करती, यही बयान वहाँ से आता, या पार्लियामेंट अभी सेशन में है और वहाँ से ये बात आती है कि जो यहाँ जो मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई है उसको क्लियर किया जाए कि किस लिए वो हुआ है, और जिसके बाद यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म है। एक बार ही वहाँ से एक स्टेटमेंट आ जाता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर देते या फिर होम मिनिस्टर दे देते कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद यहाँ पे जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे पेट्रोल पंप्स पे भीड़ लोगों की जमा है, या जो प्रोविजनल स्टोर्स है वहाँ पे एशिया खुर्दनी का सामान जो लोग हैं खरीदारी में लाइंस में लगे हैं, शायद ये हालत यहाँ पे नहीं होती। जी सनम, जिस तरह से लोग जो है कुछ न कुछ खदशात या फिक्र के तहत जो है खरीदारी कर रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं और जरूरिया अशिया जो है खरीदी जा रही हैं, तो सरकार की तरफ से ये साफ क्यों नहीं किया जाता कि ये सब मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम यही सवाल हम लोगों का है कि यहाँ पे जो यहाँ पे मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई, उसके बाद ऑर्डर्स आए, सरकार की ओर से ऑर्डर्स आए और सरकार ही खुद अपने ऑर्डर्स का ये उसको डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कल हम बात करें, कल NIT के जो स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आप 5:30 बजे तैयार रहे, आपको गाड़ियां भेज दी जाएगी और आपको निकलना है, और वही इंतजामिया की ओर से ये कहा गया कि इस तरह का कोई जो हुक्मनामा वहां पे नहीं गया है, उनको किसी ने ये नहीं कहा, कि सिर्फ ये कहा गया था कि वो मोहतात रहे। लेकिन अगर हम बात करें, उनको SRTC की 20 गाड़ियां वहां पे, 18 गाड़ियां वहां पे उनको निकालने के लिए भेजी गई थी। तो वो 18 गाड़ियां किनके हुक्म से वहां पे गई और क्यों उनको निकलने दिया कैंपस से, या फिर जो यहाँ पे अभी होर्डिंग का बाजार गर्म है, चाहे वो पेट्रोल लोग खरीद रहे हैं या फिर एशिया खुर्दनी का साजो सामान खरीद रहे हैं, वहां पे भी अगर जो इंतजामिया की ओर से क्लियर एक बात आती कि इस तरह का कुछ माहौल नहीं है, या फिर जो 2 दिन पहले यहाँ पे टूरिस्ट या अमरनाथ यात्रियों को यहाँ से फौरन निकलने के लिए कहा गया, उससे भी जो लोगों का डर है वो बढ़ गया। हालांकि चाहिए यह था कि अगर इस तरह के जो कहा गया कि यात्रा पे हमला हो सकता था या ऐसा कुछ माहौल बन रहा है जिसको देखते हुए ये चीज की गई, लेकिन अगर उस पे मरकज की ओर से, प्राइम मिनिस्टर की ओर से या फिर होम मिनिस्टर की ओर से बयान एक आ जाता, तो ताकि लोगों में एक जो डर का माहौल है वो कम हो जाता, अफवाहों का जो यहाँ बाजार गर्म है उस पर रोक लग जाती। जी बिल्कुल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बात तय है कि सेक्रेटेरिएट पर दोनों परचम लहरा रहे हैं। हमने आपको रास्त तौर पर ये तस्वीरें दिखाई हैं, किसी तरह की अफवाह में ना आए, जिस तरह की अफवाहों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तजब्जुब जहां पर बरकरार जरूर है, जिस तरह से अमरनाथ यात्री लौट गए, सयाह लौट गए और वहां जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने आबाई मकाम पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर तजब्जुब लाजमी बात है, अवाम में बड़ा है, लेकिन परचम का हटना, इस तरह की आर्टिकल को हटाने की बातें हैं, ये अभी फिलहाल अफवाहें हैं। परचम को हमने आपको रास्त तौर पर दिखा दिया है कि सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा भी है और रियासत का झंडा भी लह रहा है। और आगे बढ़ाएंगे, जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों की तैनाती पर सियासी पार्टियों की तरफ से अलग अलग रद्दअमल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि हुकूमत के इस कदम से पूरी दुनिया की नजरें कश्मीर पर मरकूज हो गई हैं। वहीं बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद ही हुकूमत ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार के पास इनपुट है, उसके आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है। हम जम्मू कश्मीर में एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की साजिश पाकिस्तान की तरफ से है, उसका जवाब बॉर्डर पे मिला है, और जिस तरह की खबर थी उस आधार पर सरकार ने निर्णय किया है। कांग्रेस को एनसी और पीडीपी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। जम्मू कश्मीर के मामले में उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि उनके जमाने में ऐसा नहीं हुआ, तो ये बात सही है। जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ वही हमारे जमाने में होगा, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में आतंकवाद हुआ, कांग्रेस के जमाने में विवाद हुआ, तो ये सही हो रहा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कल होके कोई घटना घट जाए तो कांग्रेस सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कहेगी कि सरकार सचेत नहीं है। सरकार सचेत है तब भी कांग्रेस को परेशानी है। क्या पीडीपी की सोच और कांग्रेस की सोच एक जैसी क्यों हो रही है?
सरकार करना क्या चाहती है? इतनी बड़ी तादाद में आपने फौज भेजी है, देश के लोगों को बताइए तो सही, क्या पाकिस्तान से खतरा है? कश्मीर के अंदर से खतरा है? क्या कारण है, क्या वजूहात हैं? पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट को बताइए, बयान दीजिए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए। कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से सरकार चला रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ है। सरकार को समझना चाहिए कि पूरी दुनिया की निगाहें कश्मीर पे हो गई हैं आपके इस कदम से। गुजरात में गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर गया है। सड़क पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक निजाम भी दरहम बरहम हो गया है, जबकि वहीं भारी बारिश की वजह से आजेनियारी डैम भी भर गया है। गुजरात में अगले 48 घंटे तेज बारिश की आसार हैं। बारिश की वजह से बड़ौदा, राजकोट, आनंद, सूरत में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में भी भारी बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने लोगों को चौकन्ना कर दिया है। राजकोट में पिछले 5 दिनों से जो बारिश हुई है और उसी बारिश के चलते हुए राजकोट के सभी जो मुख्य जल स्रोत है उसमें नए पानी की आवक है वो होने को पाई है। और जिसी के चलते आप अभी जो दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य है राजकोट के आजी डैम के। यही आजी डैम है कि जिसको कहा जाता है कि ये आजी सबको राजी करता है, क्योंकि ये राजकोट का सबसे मुख्य जल स्रोत है। इसी के चलते हुए राजकोट में कभी भी पानी की कोई भी किल्लत है वो नहीं रहती। और अभी इसकी जो सपाटी है वो 70 फुट अभी तक है, जबकि हालांकि इसकी जो ऊंचाई है, जो गहराई है वो 29 फुट है। कैमरामैन अवनीत लश्करी के साथ अंकित पोपट, न्यूज़ 18 गुजराती, राजकोट। रुनाश मदरी मुतासरा के सड़क हादसा केस में सीबीआई की टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जाकर ड्राइवर और मालिक के दिए गए बयान के मुताबिक जांच कर रही है। न्यूज़ 18 से बातचीत में ट्रक मालिक ने कहा कि वो बेगुनाह है, उनका कुलदीप सेंगर से कुछ लेना देना नहीं है। सीबीआई ने 2 दिन पूछा है। एक पहला दिन रायबरेली में पूछे, दूसरे दिन यहाँ मोहन क्या नाम है गुरबकसगंज में पूछे। लेकिन उन्होंने ये पूछा कि रायबरेली में कि कैसा क्या हुआ है। हमने पूरी अपनी बात बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ से गाड़ी गई, यहाँ से खाली किया, वहाँ से आगे खाली करने के बाद एक्सीडेंट हुआ कि हमें जानकारी पुलिस ने दी। हमने वहाँ गए, पूरी बात अपनी बताई। इसके बाद में सीबीआई ने कहा ठीक है आप जाए, और हम सीबीआई जांच कर रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। और हम पूरी तरीके से सीबीआई जांच कर रहे हैं। किसी को नहीं जानता, किसी सेंगर को नहीं जानता, नहीं मुझसे राजनीति से मतलब है, न मैं ही जानता हूँ। आपके भाई राजनीति में है, कभी सेंगर से उनकी मुलाकात? नहीं, भाई मेरे राजनीति में थे। तुम्हारे गाड़ी की आगे वाले नंबर पे काली कुत्ती है, क्यों? सर गाड़ियाँ खड़ी थी, किस्त नहीं जमा हो रही, 4 किस्त लेट थी, तो अभी बीच में मालिक हमारे जमा कर दिए 2 किस्त बाकी है। तो वही बोले कि अभी 2-4 दिन रहने दो, इसके बाद चल के इसको भर देंगे, तब भी अपना नंबर लिख देंगे। कोई नशा करते हो? नहीं सर, पुड़िया खाते हैं। शराब नहीं। शराब नहीं तुम्हारा? नहीं। उस समय बियर था तुम्हारे पास में? था। जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे पहले थोड़ा कस्बा है, वहाँ किसी ने तुम लोग हाथ दिया था रोकने के लिए? किसी ने नहीं। ठीक है। जब एक्सीडेंट हुआ उसके 1-2 घंटे 4 घंटे पहले किसी का अननोन नंबर का फोन आया था तुम्हारे पास? नहीं, किसी का नहीं। कोई ऐसा फोन आया जो तुम जानते पहचानते हो? तो नहीं, कुछ नहीं। तुमने किसी अननोन व्यक्ति से बात की थी? हम खाली हो गए, चलिए अपने मालिक से बताया कि खाली हो गए, इतना माल निकला है। तो बोले कि ठीक है आओ, खाली हो गए, आओ जल्दी आओ, मीटर लोड करना है, आ जाओ। तो मीटर कहाँ से लोड करना? 2 सड़का के पास। 2 सड़का कहाँ? ये लाल है। इसके बाद मीटर कहाँ ले जाते? अक्सर जहाँ बाधा कहीं आर्डर मिलता है। अब ये चीज क्लियर है कि तुमने बताई उसकी नंबर प्लेट की तुमने की कि मालिक ने की? नहीं, मालिक ने कहा तब हमने की। कब किया? अरे हो गए यही 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन। फाइनेंसर कौन है? फाइनेंसर के सर हमको नहीं मालूम। मालिक ने तुम्हें कुछ बताया होगा ना कि फलाने आदमी खींचेगी गाड़ी?
नहीं मालिक कोई जैसे मिलता उलता है सर तो मालिक को हम फोन करके बता देते हैं। पहली बात तो नंबर होता रहता है, जल्दी कोई ध्यान ही नहीं देता। मालिक कितने भाई? मालिक हमारे 4। क्या करते हैं लोग? वो भी यही काम करते हैं सभी लोग? सब कहीं कौन सी? ये ट्रक का करते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह मोरे वो चलवाते हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। ऋषभ मुनि हमारे नुमाइंदे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जिस तरह से ट्रक मालिक और ड्राइवर की बातें सामने आई हैं, उसमें नंबर प्लेट को छुपाने की एक तरह से बात सामने आ रही है। कहां तक ये मामला पहुंचा है, किस तरह की इंक्वायरी देखने को मिल रही है? जिलानी, देखिए, जहाँ पर नंबर प्लेट को छुपाने की बात है तो वो ट्रक ड्राइवर से लेकर ट्रक मालिक खुद ये चीज कबूल कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने नंबर छुपाया था, क्योंकि उनकी गाड़ी फाइनेंसर ने सीजिंग पे लगाती थी, किसी भी समय सीज हो सकती थी, लिहाजा सीजर से बचने के लिए नंबर प्लेट को छुपाया गया था। जो ड्राइवर ने बयान दिए हैं, क्लीनर ने बयान दिए हैं और इस वक्त कस्टडी रिमांड में जो उनसे पूछताछ हो रही है, उन्हीं बयानों की तस्दीक की जा रही है ट्रक मालिक से। इस वक्त ट्रक मालिक सीबीआई जोनल हेडक्वार्टर लखनऊ में मौजूद हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो अब सीबीआई का ध्यान फिलहाल इस बात पे है, जो बयान अभी तक ड्राइवर क्लीनर के थे, क्या उस बयान की तस्दीक ट्रक मालिक की ओर से हो रही है? ट्रक ड्राइवर ने बयान में कहा है कि अपने मालिक के कहने पर उसने नंबर प्लेट पे कालिख लगाई थी, ग्रीस लगाई थी ताकि दिखाई ना दे। अब उन्हीं बयानों की तस्दीक की जा रही है। ट्रक मालिक का कहना था कि फाइनेंसर से डर के ट्रक ठीक ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा था नंबर प्लेट को छिपा लिया जाए। अब फाइनेंसर से भी आगे पूछताछ होगी। तो फिलहाल अभी तक जो बयान हुए हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। कस्टडी रिमांड पर इस वक्त ड्राइवर क्लीनर हैं, जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है, और ट्रक मालिक को भी इस वक्त सीबीआई जोनल क्वार्टर में बुलाया हुआ है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। ऐसा माना जा रहा है सीबीआई आमने सामने बिठा के भी उनसे पूछताछ कर सकती है ताकि बयानों की तस्दीक हो जाए। दिल्ली से जो फॉरेंसिक टीम आई थी सीबीआई की, उसने जो रिपोर्ट तैयार की है कि किस एंगल से भिड़ा था ट्रक और कार, क्या वो साइंटिफिकली प्रूव हो पा रहा है? किस दिशा से गाड़ी आ रही थी? ट्रक की कमानी टूटी है तो क्या कार की टक्कर से कमानी टूटी या कमानी पहले टूटी थी बाद में भिड़ंत हुई है? तो तमाम ऐसे टेक्निकल पहलू हैं जो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने खंगाल लिए हैं। अब उनको बयानों से तस्दीक कराया जा रहा है, उनका मिलान कराया जा रहा है। और कितने मतलब मशकूक लोग हैं सीबीआई के सामने जो जिनसे पूछताछ हो सकती है, जिस तरह से चाहे वो लारी मालिक हो या क्लीनर हो, क्या इनके और कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से बयान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा शक जाहिर किया जा रहा है। जिलानी, देखिए, सीबीआई पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज कर चुकी है उन्नाव के मुतल्लिक, जिसमें रेप पीड़िता के साथ रेप का मामला है, पीड़िता के पिता के साथ पिटाई, उनको झूठे मामले में फंसाने और बाद में जो पीड़िता की मौत भी हुई थी। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सभी मामले चले गए हैं, पिछले मामलों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन में मांग ली है, तो लिहाजा उधर की जांच में भी सीबीआई की तेजी आ गई है। और रायबरेली एक्सीडेंट का ये जो मामला है, इसमें 15 दिन का समय सीबीआई को मिला हुआ है, तो इसलिए इसमें भी तेजी के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एफआईआर में एक्सीडेंट की जिनको नामजद कराया गया है उन लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मड़वानी में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बस और एक गाड़ी में तसादुम की वजह से हादसा हुआ है। 5 जख्मियों की हालत नाजुक है और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में 20वीं सदी की गैर मामूली सलाहियतों की हामिल मुस्लिम खवातीन पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश का इनकाद अमल में आया। कोवा मुस्लिम वुमेन फोरम और इमरीज के इश्तराक से मुनक़दा तस्वीरी नुमाइश में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर अक़लियती बहबूद ए.के. खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डॉक्टर सैयदा हमीद साबिक़ रुकन प्लानिंग कमीशन हुकूमत हिंद ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की है। ये नुमाइश 7 अगस्त तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का अहतमाम अहम मकसद स्कूली तलबा को गैर मामूली सलाहियतों की हामिल खवातीन की जिद्दोजहद से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाना है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।